गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कि 200 साल के लगभग अंग्रेज़ी राज से हम भारतीयों को क्या मिला और उसे हम आज भी यूज कर रहे हैं और आज भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इस टॉपिक से आपको पता लगेगा कि जो 200 साल अंग्रेज़ी राज रहा है उससे भारतीयों को क्या मिला है। मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज़ी शासन के दो बेस थे। एक बेस ये था कि उनका कहना था कि उनका जो शासन है वो भारतीयों की भलाई के लिए है, और दूसरा उनका बेस ये था कि ब्रिटिश एम्पायर का सूरज कभी अस्त नहीं होता है। तो ये जो कॉन्टिनेंटल थ्योरी है, मैं आपको बता दूँ, इसमें ये था कि बर्डन ऑफ वाइट मैन टू सिविलाइज अदर ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लेनेट। ये कॉन्टिनेंटल थ्योरी सभी यूरोपियन मानते थे, और इसी कारण से वे जितने यूरोपियन देश थे जैसे पुर्तगाल, नीदरलैंड, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, ये सभी जो है ना कॉलोनी बनाते घूमते फिरते थे पूरे संसार में, और उसी तरह से ये अपना मतलब एक तरह से उपनिवेश बना लिया करते थे, और फिर जो है वहाँ पर राज करते थे, और वहाँ के जो आर्थिक संसाधन हैं उनका मतलब दोहन करते थे। और कई बार तो ये वहाँ के मानवों के साथ भी अत्याचार करते थे। जैसे आप जानते ही हैं कि जो दास प्रथा है इन यूरोपियन की देन थी। ये लोग यूरोप से अफ्रीका जाते थे और अफ्रीका से दासों को ले जाते थे और फिर उन्हें अमेरिका में और जो है आपके अन्य यूरोपियन कंट्रीज में ले जाकर उनसे अपने काम कराते थे, खेतों में काम कराते थे और अन्य घरेलू काम भी कराते थे। तो हम देख सकते हैं कि जो अंग्रेज़ी शासन है वहाँ उससे हम भारतीयों को क्या मिला है। तो ये हम टॉपिक वाइज समझेंगे। सबसे पहले तो हमें अंग्रेज़ से निकल के आती है अंग्रेज़ी भाषा। अंग्रेज़ी भाषा हमें मिली है और इस अंग्रेज़ी भाषा को हम भारतीयों ने एक्सेप्ट कर लिया है। भारतीय संविधान में भी आर्टिकल 348 में इसे रख दिया गया है, जिसके अनुसार जो हमारे सभी बिल से जो लोकसभा और राज्यसभा में पेश होंगे और पास किए जाएंगे वे सब अंग्रेज़ी भाषा में होंगे, और साथ ही हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में जितने जजमेंट होंगे अंग्रेज़ी भाषा में होंगे, और सुप्रीम कोर्ट में जो भाषा होगी न्याय की वो अंग्रेज़ी भाषा ही होगी, और सारे जो है ड्राफ्टिंग और आपके आर्गूमेंट्स एंड डिसीजंस जजमेंट सब अंग्रेज़ी में होंगे। तो इस प्रकार तो पहला अंग्रेज़ी भाषा जो हमें दी है अंग्रेज़ों ने उसे हमने एक्सेप्ट कर लिया है। और दूसरा जो हमें अंग्रेज़ी शासन से मिला वो मिला था हमारे यहाँ कुछ कुप्रथाएँ थी, उन्हें अंग्रेज़ों ने ख़त्म करी। जैसे जो है सती प्रथा राजा राम मोहन राय जी के रिक्वेस्ट पर और अंग्रेज़ों ने कानून बनाकर ख़त्म की। और आपके विधवा विवाह जो उस टाइम चलन में नहीं था उसे हिंदू में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की सजेशन पर और रिपोर्ट पर मतलब अंग्रेज़ी शासन में ख़त्म किया शुरू किया गया। और इसके अलावा अन्य कई जो सामाजिक बुराइयाँ थी उन्हें ख़त्म करने का अंग्रेज़ों ने प्रयास किया। और जो नंबर 3 ब्रिटिश शासन ने हमें दिया वो दिया आपका रेलवे, जो 1953 में रेलवे भारतीय लोगों को मिली। और उसका एक प्रयोग अंग्रेज़ जो करते थे वे जो कच्चा माल होता था भारत में उसे समुद्री जहाज़ों में भरते थे जो उनके समुद्री पत्तन थे, और वहाँ से फिर ब्रिटेन में ले जाते थे, और वहाँ से तैयार माल जैसे रेडीमेड कपड़े, हार्डवेयर और अन्य जो है मतलब पैकेज्ड आइटम्स दोबारा वापस जहाज़ों से ला के विभिन्न जो हमारे नगर हैं दूर दूर तक भारत में सप्लाई करते थे। इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने एक रेलवे को एक सिस्टम बना लिया था अपनी आर्थिक उन्नति का, और उसके कारण जो है ये भारतीय रेलवे हमें मिल गई, जिसका प्रयोग अंग्रेज़ी समय से ही यात्रियों के परिवहन में भी किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये तीसरा हमें अंग्रेज़ों ने हमें दिया। और जो चौथा अंग्रेज़ों ने हमें दिया वो यहाँ पे कोई कानून नहीं था कि राज्य छोटे छोटे थे, और अंग्रेज़ी शासन के अलावा भी प्रिंसली स्टेट थे, तो उस प्रिंसली स्टेट के कानून अलग थे। तो अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति के बाद ये निर्णय लिया कि भाई इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोई क्रिमिनल मतलब कानून होना चाहिए। तो इन्होंने जो इंडियन पिनल कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये भारत में लागू किया, 1860 से लागू कर दिए थे ये। और इसके बाद जो है जितने भी भारत में लोग होते थे उन पर ये मुकदमे चलाते थे, और जिसे जो है सज़ा हो जाती थी उन्हें उसके अनुसार पनिशमेंट देते थे, और जो निर्दोष पाया जाता था उसकी रिहाई कर देते थे। इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड भारत को दिया। हालांकि वो जो 1857 की क्रांति के बाद
जिस तरह से इनका विरोध हुआ खासकर नॉर्थ इंडिया में, इसके बाद इन्होंने जो सिविल मैटर थे भारत के उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं की आगे, और उनमें से जो है अपना आप को अलग ही रखा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड इन्होंने नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इन्हें लगता था कि भारत इनके खिलाफ़ जो है तुरंत रिवोल्ट कर देंगे। तो इन्होंने जो परंपराएं चली आ रही थी हिंदुओं की, मुस्लिमों की, उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया और केवल जो है यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड बनाकर ही ये भारतीयों को दे दिया। और मैं आपको बता दूं कि इसे आज जब 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कर दी गई हैं, तो इसमें भी 90% कानून वही हैं एज इट जो इन पुराने 3 कानून में थे, आईपीसी और सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में। और इस प्रकार से हमने जो अंग्रेज़ों की हेरिटेज है उसे इसी तरह से इंटैक्ट रखा है, और उसी के द्वारा हम क्रिमिनल जो भारत में होते हैं उन्हें सज़ा देते हैं, और जो निर्दोष होते हैं उन्हें बरी करते हैं या उन्हें बेल पर रिहा करते हैं। इस प्रकार से ये सिस्टम भी अंग्रेज़ों की देन है। इसके अलावा जो अंग्रेज़ों की देन है वो है आपकी अखबार। पहले यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस होती थी, किताबें छापी जाती थी, मुग़लों के शासन में भी किताबें लिखी जाती थी, लेकिन जो है अंग्रेज़ ये जो अखबार की व्यवस्था है ये अंग्रेज़ों की देन है। इन्होंने प्रतिदिन अखबार यहाँ पे लागू किया, और हमारे जो भारतीय इंग्लैंड में जाते थे वो भी देखते थे कि वहाँ पे जो तांगा चलाने वाला भी है, कोचवान भी है, वो भी जब समय मिलता है तो अखबार पढ़ता है और अपने देश के बारे में जानकारी रखता है। तो इस प्रकार से जो अखबार थे ये विभिन्न प्रांतीय भाषाओं में, अंग्रेज़ी भाषा में और हिंदी भाषा में, इन्हें हमारे भारतीयों ने अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी एक्सेप्ट कर लिया, और अब ये एक परंपरा सी बन गई है कि अखबार डेली बेसिस पर भारत में प्रिंट हो रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहे हैं, और सभी लोग या ज़्यादातर लोग जो हैं इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं और अपने देश के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो ये भी अंग्रेज़ों की एक योगदान रहा है भारतीयों के लिए। इसके अलावा जो भारतीयों के लिए इन्होंने किया वो उसमें जो अवर्ण में माने जाते थे पहले SC ST लोग, इन्होंने उसे मतलब जो केंद्रीय विधानसभाएँ थी 1909 का एक्ट बनाया, और उसके अनुसार इन्हें प्रतिनिधित्व देने का की घोषणा की, जिसके अनुसार SC ST को SC ST लोग चुन सकते थे। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने इनके अपलिफ्टमेंट का काम किया अवर्ण लोगों का, और भारतीयों को आईना दिखाया कि भाई आप लोग अपने सभी नागरिकों के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। भारतीयों में खासकर हिंदुओं का आईना दिखाया कि आप जो है हिंदू समाज एकजुट नहीं हो सकता है, और आपने तो इतने यहाँ 2000 से ज़्यादा जातियाँ बनाई हुई हैं, तो आपको तो कोई भी गुलाम बना सकता है जैसे हमने बनाया है। तो इसलिए उन्हें आईना दिखाने के लिए उन्होंने SC ST को आरक्षण दिया आपके केंद्रीय विधानसभाओं में। उसके बाद जब ये चीज़ें समझ में आई हिंदू के, तो हिंदुओं ने इस चीज़ को समझा, और जो 1932 का पूना पैक्ट था उसमें गांधी जी ने और भी ज़्यादा सीटें बढ़ा दी। SC ST के लिए जो विधानसभाएँ थी उसमें और ज़्यादा सीटें बढ़ा दी, और ये भी कर दिया कि जो SC ST का व्यक्ति है उसे अब ये यूनिवर्सल सफरेज, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो भी वोटर लिस्ट में किसी भी धर्म, रंग, जाति, वंश के भेद के बगैर वोटर उन्हें चुन सकता है। तो इस प्रकार से ये अंग्रेज़ों ने जो ये शुरुआत की थी आरक्षण की, इसे आज़ादी के बाद भी मतलब एज इंटैक्ट रखा गया। और इसके बाद जो है 2000 इसमें आंदोलन हुए, तो फिर जो है आपका 1993 में OBC को भी 27% आरक्षण सरकारी नौकरियों में दे दिया गया, और आगे चल के 2016 में EBC इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को भी जो है 10% आरक्षण दे दिया गया है। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने एक्स्ट्रा टेंशन ऑन वीकर सेक्शंस पे जो 1909 से शुरू किया था, उसे अन्य सरकारें जो भारतीय सरकारें हैं आज़ादी के बाद वो भी अपना रही हैं और उसी के अनुसार आरक्षण दे रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी 2026 में जो जनगणना होने वाली है उसके बाद महिलाओं को भी 33% आरक्षण आपका लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में मिलने जा रहा है। तो उसके बाद जो है ये जो अंग्रेज़ों ने एक्स्ट्रा टेंशन ऑन वीकर सेक्शन की एक मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं शुरुआत की थी, उसे आगे बढ़ा दिया गया है, और इस प्रकार वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करने का एक जरिया आरक्षण को बना दिया गया है, और उसे भारतीय लोगों ने स्वीकार भी कर लिया है, एक्सेप्ट भी कर लिया है। और जो अंग्रेज़ों की देन रही वो आपकी रही औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति में जो है उसी समय से पहले क्या था कि आपके
बैलगाड़ियाँ चलती थी, रथ चलते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के समय से ही आपके कार और एरोप्लेन चलने शुरू हुए, हेलीकॉप्टर बनने शुरू हुए। तो उद्योग क्रांति से जो सैन्य व्यवस्था है उसमें भी चेंज आई, और जो भारत में सबसे पहले जो राइफ़ल का इस्तेमाल ये अंग्रेज़ों ने शुरू किया था, और इन्होंने यूरोपीय टेक्निक से जो आधुनिक हथियार बनाए थे और उनका प्रयोग करना शुरू किया था। तो इस प्रकार से जो आज भी हमने भारतीयों ने एक्सेप्ट कर लिया है और औद्योगिक क्रांति को एक्सेप्ट कर लिया है, और उद्योग का स्तर आप समझते ही हैं कि आज औद्योगिक कितनी प्रगति हमारे देश में हो चुकी है। हर शहर शहर में उद्योग लगे हुए हैं, और उनसे में बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो अंग्रेज़ों ने ये औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की थी, हालांकि उन्होंने यहाँ पे की बजाय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ज़्यादा की थी, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं भारतीय लोगों को भी उसका बेनिफिट मिलता था, क्योंकि कच्चा माल ये लोग ले जाते थे और उसके पेमेंट तो इन्हें करनी ही पड़ती थी। और उस उसके अलावा जो रेडीमेड जो टेक्सटाइल उद्योग भी भारत में लगने शुरू हो गए थे। तो उद्योग तो यहाँ पे शुरू होना हो गए थे, लेकिन एक समय ऐसा भी रहा भारत में कि जो सुई तक का निर्माण इंग्लैंड में होता था और वो यहाँ पे बन के तैयार होकर आती थी, और यहाँ से कच्चा माल ही ज़्यादातर ही जाता था। और इस प्रकार से जो लोअर प्रायोरिटी या जो कह सकते हैं कि जो जिसमें कम मुनाफा होता था वो काम भारतीयों को दिए गए थे, और ज़्यादा मुनाफे वाले काम अंग्रेज़ों को ने अपने लिए रिजर्व रखे थे इंग्लैंड के लिए। और वहाँ पे जो है जो कारखाने थे उनमें जो बनते थे रेडीमेड आइटम बन सकते थे, हार्डवेयर बनते थे, वो भारत में सप्लाई किया जाता था, उन्हें फिर अन्य शहरों को सप्लाई किया जाता था। इस प्रकार से ये जो मैंने आपको बताया इतनी सारी चीज़ें ये अंग्रेज़ों ने ही हमें भारतीयों को दी हैं। इसके अलावा जो नेवी सिस्टम है, नेवी के लिए ये कहा जाता है कि जो है ना, एक धर्म विशेष में तो ये कहा जाता था कि अगर आप समुद्र में उतरोगे तो तुम्हारा धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है जो पानी होता है वो खारा होता है। तो इस कारण से समुद्र में ज़्यादा प्रगति भारत में नहीं हो पाई धार्मिक अंधविश्वासों की वजह से। तो अंग्रेज़ों ने एक जो नेवी सिस्टम जो था उनका वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि इंग्लैंड खुद जो है चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो उन्होंने जो है उस तरह से अपने जो नेवी है, मतलब जो उनके पानी के जहाज़ हैं, उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा उच्च स्तर की कुशलता अंग्रेज़ों के पास थी। तो वो उससे उन्होंने बढ़ाया और भी कुशलता हुए हमारे भारतीयों को ट्रांसफ़र करके गए, और उसकी वजह से हमारा आज के टाइम में हमारा जो मतलब समुद्री परिवहन है वो बहुत उन्नत दर्जे का है, और उसे हमने आगे बढ़ाया है और उसे हमने एक्सेप्ट भी कर लिया है। इसके अलावा जो अनुशासित सरकारी सेवा की बात थी, वो ऐसा कोई प्रोविज़न भारत में नहीं था। उसमें जो अनुशासित सेवा में भी जो बगैर मतलब जाति का भेद किए, वर्ण का भेद किए, बगैर जन्म स्थान का भेद किए जो नौकरी देने की परंपरा थी वो अंग्रेज़ों ने ही डाली, और उन्होंने एक सरकारी सेवा स्थापित की। और उसमें भी जो है लॉर्ड मैकाले को जब मतलब कमीशन था, एजुकेशन कमीशन, उसका चेयरमैन बनाया गया, तो उसने कहा कि जो छोटी छोटी पोस्टें हैं उस पर भारतीयों को भर्ती किया जाए, ताकि जो है ना ये हमारी लिखा पढ़ी का काम करते रहें और हम अनंत काल तक इस भारत पर राज करते रहें, और इन्हें अपने सब्जेक्ट्स को जो है मतलब छोटे छोटे लाभ दें, ज़्यादा बड़ी पोस्ट ना दें। इसी कारण से जो आपका जब 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश एम्पायर हमारे पास ऊपर लागू कर दिया गया था और ब्रिटिश एम्पायर ने राज किया, तो जो सिविल सर्विस थी उसमें जो है ज़्यादातर पहले यूरोपियन ही आते थे, और उनके लिए एक तरह से आप रिजर्व समझ सकते हैं, क्योंकि उसकी मैक्सिमम एज ही बहुत कम रखी हुई थी इन्होंने। तो जो यूरोप में पढ़ते थे वही इसमें अधिकारी बन पाते थे और फिर में भारत पर राज करते थे, और बड़ी बड़ी पोस्ट पर वही रहते थे, जैसे आपकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हुआ, तो ब्रिगेडियर जनरल हुआ, इस तरह की बड़ी बड़ी पोस्टों पर ये सरकारी सेवा में अंग्रेज ही थे। और ये सिस्टम भी आज़ादी के बाद हमने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अब इसमें चेंज ये है कि अब इस सिस्टम में सभी भारतीय शामिल हो सकते हैं, और उन्हें बड़ी बड़ी पोस्ट पे कोई मतलब भेद नहीं है, और केवल नियमानुसार यूपीएससी में से आप परीक्षा दीजिए, और जो बड़ी से बड़ी पोस्ट है सरकारी सेवा में उसके लिए आप सेलेक्ट हो सकते हैं, और वो पूरी तरह से इम्पार्शियल सिस्टम है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि अंग्रेज़ों से ने जो भारतीयों को दिया वो हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट की हैं, जो हमने एक्सेप्ट नहीं की हैं उनकी उसके लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी।
और मैं यहीं पर आज आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।